हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने माता पिता के सपना को पूरा करने के लिए आप पूरी जी जान लगा करके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। नहीं तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उस प्रश्न को हम लोग आज कवर करेंगे ना इस चैप्टर के अंदर। कौन सी चैप्टर से आपका रहेगा? विलियन से। कौन सी चैप्टर से? विलियन से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम लोग। नहीं, और आपको बता दें प्यारे विद्यार्थियों, अगर नहीं भी देखे होंगे आप तो अब यहाँ पर हम लोग जो पिछले लेक्चर देखे थे इस चैप्टर का, उसमें 50 MCQ हमने कराया आपके लिए। नहीं तो 50 MCQ किए थे हम लोग, तो वहाँ पर उस वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर विलियन से लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं और जो पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का ज़्यादा संभावना है, तो उस तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। नहीं, और जैक बोर्ड के लिए जो विद्यार्थी हैं बोर्ड एग्जाम नहीं जैक बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, नहीं 2024-25 सेशन के लिए। किसके लिए? 2024-25 के लिए। नहीं तो उसमें आपका यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला उसके लिए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग देर नहीं करेंगे, बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले यहाँ पर। नहीं, अब यहाँ कह रहा है विलियन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे विद्यार्थियों आपका? विलियन क्या है। नहीं, विलियन क्या है? विलियन किसे कहते हैं हम लोग? विलियन को सॉल्यूशन बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। अब विलियन किसको बोलते हैं सर? तो विलियन कहा जाता है किसे? नहीं तो इसको आप ध्यान रखिएगा, विलियन किसको बोलते हैं हम लोग। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं कि विलियन किसको कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। आपने 9th क्लास के अंदर आप पढ़ा होगा कि जो पदार्थ होते हैं उसके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है, शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? कि वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं, प्योर मैटर कहते हैं। और मिश्रण की बात करें, मिश्रण की बात करें तो उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिला देने पर जो उससे पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण कहा जाता है। अर्थात 2 शुद्ध पदार्थ को आपस में मिला देंगे या 2 से ज्यादा तो मिश्रण बन जाएगा। लेकिन इसमें मिश्रण भी अलग अलग प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो विलियन कौन सी मिश्रण को बोला जाता है सर? तो समांगी मिश्रण को बोला जाता है। यहाँ डिफरेंशन है आपका कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? विलियन काम कहा जाता है। होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसी को सॉल्यूशन बोला जाता है, विलियन बोला जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, कौन से मिश्रण प्यारे बच्चे? समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? विलियन कहा जाता है। अब समांगी मिश्रण क्या होता है सर? तो जब भी आप 2 पदार्थ का आपस में मिलाएंगे तो दोनों पदार्थ पूरी अच्छी तरह से पूर्णतः आपस में घुल मिल जाता है, उसी को बोला जाता है क्या? समांगी मिश्रण कहा जाता है। नहीं, और विषमांगी मिश्रण किसे बोलते हैं? जो जिसमें 2 पदार्थ मिलाने पर आपस पूरी तरह घुलते नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो जल और चीनी मिला दीजिए। जल और चीनी जो होता है प्यारे बच्चे वो आपस में पूरी तरह घुल जाता है। नहीं, परंतु आप जल और रेत के मिश्रण ले लीजिए तो क्या जल में रेत पूरी तरह से घुल पाएगा? नहीं घुलता है। इसलिए जल और रेत का जो मिश्रण है वो विषमांगी मिश्रण, और जल और नमक चीनी का जो घोल है वो आपका कौन सा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। नहीं तो समांगी मिश्रण जितने भी हो सभी समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? विलियन कहते हैं। तो बहुत आसान है। अब यहाँ पर बात आता है प्यारे बच्चे क्या कि जो विलियन होते हैं उसके अंदर 2 अवयव होता है, एक विलायक होता है, एक क्या होता है? विलायक होता है, और प्लस एक क्या होता है प्यारे बच्चे? विलेय होता है। नहीं, क्या होता है? विलेय। और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? विलियन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विलियन यानी सॉल्यूशन बनता है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या हम लोग? सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं प्यारे बच्चे। और इसे कहा जाता है क्या? सॉल्यूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्यूट। और इससे क्या बनता है?
सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप याद रखेंगे विलयन के जो अवयव होते हैं उस अवयव को क्या कहा जाता है? एक का विलायक और एक को क्या बोलते हैं? विलेय। अब आपके मन में आ रहा होगा सर विलेय किसको बोलेंगे, विलायक किसको बोलेंगे? जैसे हम लोग जल और चीनी को आपस में मिला दिए, नहीं तो जल और चीनी की कुछ ना कुछ तो मात्रा होगा। जैसे आपसे पूछे कि 10 ग्राम चीनी को, कितने ग्राम प्यारे बच्चे? 10 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में मिला दिया गया। क्या किस में मिला दिया गया? जल में। तब इससे क्या बनता है बच्चे? आपका विलयन। क्या बना? विलयन बना, यानी जल और चीनी का क्या बन गया? घोल बन गया। तो अब यहाँ पर जो जल और चीनी का घोल है इसमें किसको विलेय बोलेंगे और किसको विलायक बोला जाता है? तो इसका सामान्य डिफिनेशन है कि विलयन में उपस्थित जिस पदार्थ की मात्रा या जिस अवयव की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं, और जिस अवयव जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे क्या बोला जाता है? विलेय कहा जाता है। अर्थात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चीनी है ये 10 ग्राम है और जल कितने ग्राम है? 100 ग्राम, यानी कि जल की मात्रा ज्यादा और चीनी की मात्रा क्या है? कम है। तो जो आपका 10 ग्राम चीनी है ये विलेय हो जाएगा और 100 ग्राम जल है वो आपका क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं विलायक का। क्या लिखेंगे हम लोग डिफिनेशन इसका? एक मिनट। हाँ चलिए, तो डिफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग किसका प्यारे बच्चे? विलयन का। किसका? सॉरी विलायक का। विलयन का डिफिनेशन हो गया। अब विलायक किसको बोलेंगे हम लोग? तो विलायक बोला जाता है किसे? तो लिखेंगे यहाँ पर विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित जिस पदार्थ की मात्रा, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे क्या बोला जाता है? उसे विलायक कहते हैं सर। उसे क्या बोलते हैं? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? विलायक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए नहीं? तो यहाँ पर आपका जल की मात्रा ज्यादा है और चीनी की मात्रा कम है, इसलिए जल हो जाएगा विलायक और चीनी हो जाएगा विलेय। समझ गए नहीं? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक विलायक का डिफिनेशन हुआ। अब हम लोग लिखेंगे किसका? विलेय का। तो विलेय का आप खुद से भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। दूसरा का अवयव कौन सा होता है? विलेय होता है सर। कौन सा होता है? विलेय। नहीं, अब विलेय किसको बोला जाता है? तो आप डिफिनेशन में लिख सकते हैं विलेय का डिफिनेशन क्या होगा यहाँ पर? तो लिखेंगे विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित जिस पदार्थ या जिस अवयव, जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं सर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं नहीं? और इसी तरह से आपका एग्जाम्पल ले लें कि जैसे आपसे पूछे प्यारे बच्चे क्या कि 100 ग्राम नमक को, 100 ग्राम नमक यानी कि NaCl को, 100 ग्राम साधारण नमक को किसमें मिलाते हैं? 500 ग्राम जल। 500 ग्राम किसमें मिलाएंगे? जल में। नहीं तो अब यहाँ पर आपसे पूछे कौन विलेय होगा और कौन विलायक, तो आप आंख बंद करके बता देना कि जल आपका ज्यादा है और नमक कम है, इसलिए नमक हो जाएगा विलेय पदार्थ, सॉल्यूट हो जाएगा, और जल आपका क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? विलायक हो जाएगा। क्या होगा?
विलायक होगा, नहीं। चलिए, तो इस तरह से हम लोग बिलियन का डेफिनेशन समझे और आपका इस तरह से आप आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ गए ना? चलिए, तो आप अगर बोले, आप इजाजत दे तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में है, या फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार है, आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कर अंतर आणविक बल क्या है? अब अंतर आणविक बल का मतलब क्या होता है, नहीं। तो आपको पता है प्यारे बच्चे कि जितने भी पदार्थ हैं वो सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कण आपस में मिलते हैं। अब मिलते कैसे? एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कैसे जुड़े हुए रहते हैं? तो एक कणों के बीच में एक दूसरे के बीच बल कार्य करता है, एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण कण एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और वही बल को क्या कहा जाता है? अंतर आणविक बल कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ भी है, पदार्थ के अणुओं के मध्य यानी बीच लगने वाले बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। अणु आपका एक पदार्थ का कण है, पदार्थ का कण अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? पदार्थ के जो छोटे छोटे अणु हैं उसके बीच में जो बल लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? अंतराण्विक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतराण्विक बल बोला जाता है। और अब इसे एग्जाम्पल से अगर समझे हम लोग, तो यहाँ पर जैसे आपसे ठोस पदार्थ जो होता है उसके कण एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, पास पास होते हैं, अर्थात ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो ज्यादा होता है। आकर्षण बल ज्यादा है, इसका मतलब अंतर आणविक बल भी क्या होगा? ज्यादा होगा, जिसके कारण इसके कण एक दूसरे के पास पास होते हैं। कौन सी पदार्थ में प्यारे बच्चे? ठोस के अंदर। अब आपके यही बात द्रव की अगर कही जाए तो द्रव के कण ठोस की अपेक्षा हल्का क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। अब हल्का दूर दूर है, इसका मतलब ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो कम होता है, अर्थात अंतर आणविक बल क्या होगा? कम होगा प्यारे बच्चे। समझ गए ना? चलिए आगे आपका फिर है गैस के जो कण हैं इनके बीच तो आकर्षण बल न के बराबर काफी कम होता है। गैस के कण काफी दूर दूर होते, देख रहे हैं यहाँ पर ना, बहुत दूर दूर होते, इधर उधर आपका फैले हुए रहते। गैस के कण काफी दूर दूर होते हैं, नहीं। मतलब कि गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है, यानी अंतर आणविक बल इसका क्या होगा? कम होगा प्यारे बच्चे। समझ में आ गया ना? ये चीज है आपका। तो अब आपको ये समझ में आ गया और क्लियर हो गया होगा। तो अब सिंपल है प्यारे बच्चे, क्या ये यहाँ पर कण है, ये भी कण है, ये दोनों के बीच जो भी आकर्षण बल कार्य करेगा, जो भी आकर्षण बल लगने वाला है, एक कण और इस कण के बीच में, इस कण और इस कण के बीच में, यहाँ पर भी कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि कणों के बीच में जो आपका बल लग रहा है यही बल को बोला जाता है क्या? अंतर आणविक बल कहा जाता है। तो अब आपसे पूछे ठोस पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों के अंदर अंतर आणविक जो बल होता है और किसमें ज्यादा होता है, इसका क्रम बताइए। तो आप क्रम बता सकते हैं प्यारे बच्चे, क्या? अंतराण्विक बल। कौन सा बल? अंतराण्विक जो बल होता है प्यारे बच्चे वो आपका क्या होता है? ठोस का सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद द्रव का अंतराण्विक बल ज्यादा होता है, इसके बाद किसका होता है? गैस का होता है प्यारे बच्चे। समझ गए ना ये चीज? अब यहीं पर आपका अंतराण्विक बल में अगर आपसे पूछ दे अंतराण्विक दूरियां क्या होता है सर, अंतराण्विक दूरी किसको बोला जाता है? तो अंतराण्विक दूरी जो होता है प्यारे बच्चे ये बस सेम है कि यहाँ पर एक कणों के बीच में जो भी खाली स्थान दिख रहे हैं आपको, तो ये खाली स्थान जो आपका दिख रहा है यही खाली स्थान को बोला जाता है, रिक्त स्थान को बोला जाता है प्यारे बच्चे अंतर आणविक दूरियां। एक कण के बीच में जो भी हल्का फुल्का खाली है, जो भी एक गैपिंग दिख रहा है, यही गैपिंग को, यही रिक्त स्थान को क्या बोला जाता है? इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे रिक्त स्थान, यानी किसे? अंतर आणविक बल कहा जाता, सॉरी अंतर आणविक दूरियां कहा जाता है। अंतर आणविक बल नहीं, अंतर आणविक दूरियां बोलते हैं। तो अब आपसे पूछे अंतर आणविक बल सबसे ज्यादा ठोस में, इसके बाद द्रव, इसके बाद गैस, लेकिन अंतर आणविक दूरियां क्या होता है? तो अंतर आणविक दूरियां अपोजिट हो जाता है,
ठोस के कण में अंतर आणविक बल ज्यादा है, जिसके कारण ठोस के कण काफी नजदीक है ना, तो इसके कणों के बीच रिक्त स्थान 9 के बराबर है, मतलब अंतर आणविक दूरियां बहुत कम होता है। तो आपसे पूछ ले अंतर आणविक दूरियां भी अगर पूछ ले तो आप बता सकते हैं अंतर आणविक दूरियां, अंतर आणविक दूरियां, अंतर आणविक दूरियां क्या होता है प्यारे बच्चे, तो अंतर आणविक जो दूरियां होता है नहीं वो कम होता है, सबसे कम होता है किसमें, ठोस में होता है, इसके बाद द्रव में, इसके बाद आपका क्या होता है गैस में। यानी कि गैस के जो कण होते हैं प्यारे बच्चे, गैस के कणों की जो बीच दूरी होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए गैस में अंतर आणविक दूरियां ज्यादा होगा, गैस से हल्का कम द्रव में, और द्रव से पूरा कम आपका किस में होता है, ठोस में होता है। तो इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब इसमें नहीं लगता है कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा, समझ गए नहीं, ये चीज है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे नहीं, तो समझ गए प्यारे बच्चे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन 3 नंबर की तरफ चलेंगे, और आप ये क्वेश्चन अगर समझ गए हैं तो आप हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप अगले क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 3 नंबर बोल रहा है प्यारे बच्चे क्या, मोल प्रभाज क्या है। मोल प्रभाज को मोलंश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मोलंश भी बोला जाता है प्यारे बच्चे, याद रखेंगे। इसे x से रिप्रेजेंट किया जाता है, काई से सूचित किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मोल प्रभाज किसको बोलते हैं सर, मोल प्रभाज क्या है, तो आप याद रखिएगा कि किसी विलयन में उपस्थित अवयवों की, अवयव अर्थात विलेय व विलायक, तो अवयवों की मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, मोल प्रभाज कहा जाता है प्यारे बच्चे। रे यहाँ डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, कह रहा विलयन में उपस्थित अवयवों, अवयव कौन हो सकता है, विलेय व विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, मोल प्रभाज कहा जाता है, समझ गया नहीं। तो जो भी आपका विलयन है उसमें विलेय व कौन होगा, विलायक, तो उसके मोलों की संख्या, अगर आपको विलेय के निकालना तो विलेय की मोलों की संख्या, और विलायक का निकालना तो विलायक की मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या, यही आपका होता है मोल प्रभाज, यानी मोल अंश होता है प्यारे बच्चे, क्या होता है, मोल अंश होता है, समझ गए नहीं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपसे फार्मूला पूछे मोलन से, मोल प्रभाज से, इसको आप कांट बांध करके लिख लेंगे बच्चे, क्योंकि मोल प्रभाज से प्रत्येक वर्ष एक नए क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता, हमेशा इसे क्वेश्चन पूछता है मोल प्रभाज से, समझ गए। इसका डिफिनेशन या इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न भी पूछ सकता है नहीं, ये चीज। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग मोल प्रभाज का डिफिनेशन समझे, इसका फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला समझने की कोशिश करेंगे हम लोग प्यारे बच्चे। क्या, तो मोल प्रभाज क्या निकालेंगे, मोल प्रभाज नहीं, अब मोल प्रभाज जो होता है प्यारे बच्चे वो क्या होगा, तो अवयव, क्या अवयव, अब अवयव विलेय व विलायक कोई भी हो सकता है, तो लेकिन अवयवों की, अवयव के मोलों की संख्या, अवयव, अवयव के मोलों की संख्या, किसकी संख्या, मोलों की, मोलों की संख्या, किसकी संख्या, मोलों की संख्या बटा विलयन का कुल मोलों की संख्या, विलयन की कुल मोलों की संख्या, विलयन की कुल मोलों की संख्या होता है ना, कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, यही आपका फार्मूला होता है प्यारे बच्चे, किसके बीच में, मोल अंश, मोल प्रभाज के बीच में, समझ गए ना ये चीज। अब अगर हमें विलेय व विलायक किसी का भी निकालना है तो उसका अलग अलग फार्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, समझ गए नहीं। चलिए तो अब यदि आपसे पूछे यहाँ पर कि यदि, अब लोग मान लेते हैं यदि, नहीं, यदि किसी विलयन, किसी विलयन में विलायक क्या हो, विलायक मान लेते हैं क्या हो, ए, विलायक क्या हो, ए, तथा विलेय क्या हो, वी, विलेय क्या हो, बी हो,
तब विलायक व विलेय, विलायक व विलेय के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। नहीं, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए यदि कोई भी किसी विलयन हो और उस विलयन में विलायक मान लीजिए ए है और विलेय क्या है बी, तो विलायक और विलेय के क्या बताना है आपको, मोल प्रभाज बताना है प्यारे बच्चे। नहीं, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे पहले किसका, विलायक का, इसके बाद विलेय का। तो यहाँ लिखेंगे मोल अंश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एक्स से। तो यहाँ लिखेंगे एक्स, एक्स किसका मोल अंश निकालें, ए का। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सी, ए बराबर अवयव के मोलों की संख्या, तो अवयव कौन सा, विलायक। तो यहाँ लेंगे हम लोग विलायक की मोलों की संख्या और विलायक की मोलों की संख्या को एन बी एन ए से लिख सकते। एन का मतलब मोल संख्या और ए का मतलब आपका है कि विलायक कौन सा है, ए मान लिया हम लोग, बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या यानी कि एन ए विलायक की मोल संख्या प्लस विलेय की मोल संख्या। तो विलेय क्या है यहाँ पर, बी। यहाँ लिखेंगे हम लोग एन बी। अब यहाँ पर आपको समझना है एक्स ए क्या है बच्चे, ए आपका मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। एन ए क्या है, एन से मोल संख्या को सूचित करते हैं, तो एन हो गया मोल संख्या, ए क्या है विलायक। एन ए मतलब विलायक की मोल संख्या, एन बी का मतलब हो गया विलेय की मोल संख्या। तो ये पहला फार्मूला हो गया आपका किसके लिए, विलायक के लिए। समझ गए ना। चलिए अब आगे हम लोग लिखेंगे, अगर आपसे पूछ दे विलेय की मोल प्रभाज निकालने के लिए, बस यहाँ पर केवल विलायक के मोल संख्या की जगह आपको क्या ले लेना है, विलेय की मोल संख्या। बाकी सेम फॉर्मेट आपका इसके लिए प्यारे बच्चे। नहीं, चलिए तो अब आगे हम लोग लिखेंगे एक्स ए के निकाल लिए। अब क्या होगा आपका एक्स बी, एक्स बी का मतलब है विलेय की मोल प्रभाज। विलेय का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एन बी मतलब विलेय का मोलों की संख्या बटा एन ए प्लस एन बी, यानी विलाय की मोल संख्या प्लस विलेय की मोल संख्या। तो इस तरह से बच्चे आप विलेय व विलायक दोनों की मोल प्रभाज मोल अंश निकाल सकते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल पूछेगा तो आप दोनों फार्मूला में से लगा सकते हैं, जिसके लिए पूछेगा वो फार्मूला लगाएंगे। विलायक के लिए पूछेगा तो यहाँ लेंगे हम लोग, और विलेय के लिए पूछेगा तो ए लगाएंगे। अब यहाँ पर ए और बी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए की जगह आपका जैसे मान H2O जल विलायक दे दिया, विलेय आपका दे दिया जैसे NaCl, नहीं चीनी दे दिया, नमक दे दिया, तो जो भी पदार्थ रहेगा उसकी मोल संख्या निकाल लेंगे हम लोग, और मोल संख्या रख करके यहाँ पर मोल प्रभाज हम लोग मोल अंश निकाल सकते हैं। और इससे अगर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे तो वहां पर आपका मोल प्रभाज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा नहीं न्यूमेरिकल के रूप में, तो उस न्यूमेरिकल को वहां पर हल करेंगे और बेहतर तरीका से आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं, चलिए तो आप उम्मीद करते हैं कि आप तीसरा क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप विद्यार्थी अगर इजाजत दे तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, और आप 4 नंबर क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपका क्या न्यूमेरिकल है, नहीं आंकिक प्रश्न है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। पहले पूछ रहा है प्यारे बच्चे क्या कि कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या है सर, तो कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। किसे बोला जाता है प्यारे बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की 4 ग्राम मात्रा लिया हुआ, कितना ग्राम, 4 ग्राम, जिसका अनुभार यानी आणविक द्रव्यमान 40 दिया हुआ है। अब 4 ग्राम कास्टिक सोडा को जल में घोलकर कितना विलयन बनाया जाता है, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन बनाया गया। अब विलयन की यहाँ पर मिलरता नहीं मोलरता होगा आपका, नहीं क्या होगा, मोलरता होगा प्यारे बच्चे। नहीं, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आप मोलरता कर देंगे, मिलरता नहीं होता है। नहीं, चलिए यहाँ पर सही कर लेंगे हम लोग, मोलरता क्या होता है बच्चे, मोलरता। नहीं, अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है, मोलरता को ज्ञात करना है। नहीं, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब आपका पहले इस
क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मोलरता का फार्मूला डिफिनेशन पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे मोलरता किसको बोलते हैं सर? तो मोलरता का परिभाषा होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। नहीं, कोई भी 1 लीटर विलियन है, अब 1 लीटर विलियन में जो भी विलेय की मोलों की संख्या होगा उसी को क्या बोला जाता है? मोलरता कहा जाता है। या इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं आप, प्रति लीटर विलियन में, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या बोला जाता है? मोलरता कहा जाता है प्यारे बच्चे। नहीं, चलिए यहाँ पर हम लोग को जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, इसके बाद मोलरता के फार्मूला आपका होता है विलेय की मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। ये फार्मूला पर लगा करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ क्या है, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है प्यारे बच्चे क्या? कास्टिक सोडा NaOH की भार दिया हुआ। कितना भार को हम लोग W से सूचित करते हैं, तो भार यानी कि W बराबर हो जाएगा कितना? 4 ग्राम। अनुभार आपका दिया हुआ है, नहीं यानी आणविक द्रव्यमान मोलेकुलर मास जो आपका दिया हुआ है वो 40 है, तो हम लोग लिखेंगे, और अनुभार को M से, कैपिटल M से लिखते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना बच्चे? 40। इसके बाद जल में घोलकर कितना सेंटीमीटर क्यूब? 200 सेंटीमीटर क्यूब आपका विलियन, अर्थात विलियन का आयतन आपका कितना है? 200 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200, और इसमें हम लोग कितना से 1000 से अगर डिवाइड करते हैं तो एक इसमें बदल जाएगा प्यारे बच्चे आपका लीटर में। समझ गए ना? ये चीज, अब 3 चीज दिया हुआ है, हम लोग को निकालना क्या? मोलरता। अब चूंकि हम लोग जानते हैं मोलरता बराबर किसके बराबर? मोलरता बराबर होता है प्यारे बच्चे विलेय की मोलों की संख्या, विलेय, और यहाँ पर विलेय कौन है? कास्टिक सोडा, यानी कि NaOH जो आपका है बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या यहाँ पर? विलेय है। ये क्या है आपका? विलेय है। यहाँ लिखेंगे विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन, क्या चीज में? लीटर में। यहाँ लिखेंगे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें लेंगे प्यारे बच्चे? लीटर में। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इससे हम लोग सॉल्व करते हैं और अब मान को रखते चलेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा आपका। अब मोलरता को स्मॉल m से, किससे प्यारे बच्चे? स्मॉल n से दर्शाया जाता है, मोलरिटी होता है इंग्लिश में। अब विलेय की मोलों की संख्या को n से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, n, और बटा आपका क्या हो जाएगा? विलियन का आयतन को में लीटर होता है, n बटा क्या लिखेंगे हम लोग? v। अब m बराबर n को, n बराबर मोलों की संख्या नहीं दिया हुआ है, तो आपको पता है कि जो मोलों की संख्या होता है, मोलों की संख्या नहीं, यानी मोल बराबर जो आपका फार्मूला होता है वो भार बटा क्या होता है? अनुभार। भार बटा अनुभार होता है प्यारे बच्चे, और मोल को हम लोग n से लिखते हैं, n से सूचित करते हैं, भार को W से और अनुभार को कोची से m से लिखा जाता है। n का मान, n के जगह पर W बटा क्या लिख सकते हैं? n। तो यहाँ लिखेंगे W बटा क्या हो जाएगा? m मल्टीप्लाई 1 बटा क्या हो जाएगा? v। अब यहाँ पर सबका मान दिया हो, यहाँ पर आपको रख देना है, तो यहाँ रखेंगे m बराबर W, W का मान कितना दिया हुआ? 4, यहाँ पर लिखेंगे 4, m का मान कितना? 40, यहाँ पर क्या ले लेंगे? 40 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर क्या है? 1 बटा v है, तो अब इसको लिखेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 200 कहाँ जाएगा? नीचे। क्या लिखेंगे? 1000 बटा क्या हो जाएगा? 200, जिसमें 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, और अब क्या खत्म होगा? 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा प्यारे बच्चे? 4 बटा, और यहाँ गुना कर देंगे, 4 दूना के 8, इसे डिवाइड करेंगे, 8 × 40, अर्थात 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ गया नहीं? ये चीज, तो हम लोग का मोलरता कितना हो जाएगा? 0.5। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा, नहीं 0.5। ध्यान रखेंगे। तो ये हम लोग का बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है? अब 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चे, वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं? अब हम लोग वाष्प दाब के अवनमन पूछ रहा है, ऐसे आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं इससे? यानी वाष्प दाब के अवनमन के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए वाष्प दाब होता क्या है। तो वाष्प दाब का मतलब क्या कि जब कोई वाष्पशील द्रव को गर्म किया जाता है, वाष्पशील द्रव को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर वो द्रव किसमें परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में बदलने लगता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और जो वाष्प बनता है प्यारे बच्चे, वो वाष्प दाब बर्तन का जो ऊपर खाली स्थान होता है वो खाली स्थान पर आ जाता है, जल से ऊपर आ जाता है। और ऊपर आने के बाद वही वाष्प जो है द्रव पर क्या करता है? दबाव डालता है। और वही दाब को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब। तो सिंपल आप याद रखेंगे, वाष्पों के द्वारा जो द्रव पर दाब लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। अब अवनमन का मतलब क्या हो गया? अवनमन किसको बोलेंगे सर? तो अवनमन का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पर अवनमन का मतलब हम लोग समझते हैं, वाष्प दाब का अवनमन का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चे? यहाँ पर एक हम लोग पात्र लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, नहीं इस तरह से हम लोग कोई एक बर्तन ले लेते हैं और इस बर्तन में क्या करेंगे प्यारे बच्चे? विलायक, शुद्ध विलायक को हम लोग डाल देते हैं इसमें, नहीं, और इसे क्या करेंगे? उष्मा दे करके गर्म करेंगे, उष्मा देंगे और ये तापमान देने पर कौन होगा? गर्म। और गर्म करने के बाद आपका क्या होता है बच्चे कि इसमें जो आप शुद्ध विलायक मिलाए हैं, अब ये शुद्ध विलायक के अंदर क्या करेंगे? कोई अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे। डिफिनेशन में भी आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, नहीं, कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उससे हम लोग वाष्प दाब में होने वाले कमी को ही क्या बोलते हैं? वाष्प दाब के अवनमन। अर्थात यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जब ये शुद्ध विलायक था तब इसका वाष्प दाब, नहीं वाष्प दाब, ये आपका शुद्ध विलायक है। क्या है बच्चे? शुद्ध विलायक, नहीं, या अवाष्पशील विलायक बोल सकते हैं। शुद्ध अवाष्पशील विलायक, वाष्पशील विलायक है। क्या है? अवाष्पशील विलायक जो आपका है, नहीं, अब ये विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, कोई अवाष्पशील विलेय अब अगर इसमें मिल गया तो अवाष्पशील विलेय मिलने के बाद, नहीं, ये आपका अवाष्पशील विलेय है। अवाष्पशील विलेय मिलने के बाद इस पर जो वाष्प बने थे शुद्ध विलायक का, ये वाष्प दाब जो दाब लगा रहे थे इस पर, नहीं, अब दाब लगा रहे थे कौन? ये आपका वाष्प है। क्या है बच्चे? वाष्प। अभी वाष्प के द्वारा क्या लग रहा था? वाष्प दाब लग रहा था। अब वाष्प दाब ज्यादा था कब? जब अवाष्पशील अकेले था, शुद्ध था। लेकिन अब इसमें हम लोग क्या कर दिए? अब इसमें बच्चे आपका जो पीले कलर का दिख रहा है, मान लीजिए ये आपका क्या है? अवाष्पशील विलेय। अब जैसी अवाष्पशील विलेय मिलाए तो इसके वाष्प दाब में क्या हो जाएगा? कमी, क्योंकि जब अवाष्पशील मिलाएंगे तो जो ये वाष्पशील विलेय होगा, अवाष्पशील नहीं, विलायक कैसा होगा? वाष्पशील होगा प्यारे बच्चे। तो वाष्पशील विलायक, नहीं, कैसा? वाष्पशील विलायक जो आपका है, ये वाष्पशील विलायक गर्म करने पर वाष्प में बदल रहा था, नहीं, लेकिन जैसे ही अवाष्पशील मिला तो ये अब वाष्प बदलना थोड़ा देर के लिए बंद करेगा। अब इसके लिए और तापमान बढ़ाना होगा, नहीं, तो इस स्थिति में क्या होता है कि वाष्पों के द्वारा जो दाब लगता है वो कम हो जाता है और जो दाब में कमी आता है उसी कमी को बोला जाता है वाष्प दाब के अवनमन। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वाष्प दाब के अवनमन कहा जाता है प्यारे बच्चे। समझ में आ गया ना? ये हम लोग का था 5 नंबर क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है कि जब किसी विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम। और जो वाष्प दाब में कमी आई है, जो कमी हुआ है, उसी को बोलते हम लोग वाष्प दाब के अवनमन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा प्यारे विद्यार्थियों? समझ गए ना? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर अब देखिए पूछ रहा है क्वथनांक के उन्नयन। अब क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक के उन्नयन को पहले हम लोग समझते हैं कि सर पहले क्वथनांक कहते किसको है हम लोग, इसके बाद उन्नयन समझेंगे, नहीं।
तो अब क्वथनांक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, आपको पता है कि जब किसी द्रव को, वाष्पशील द्रव को गर्म करेंगे तो एक ताप पर वो किसमें बदल जाएगा, वाष्प में। यानी इसका डिफिनेशन क्वथनांक का होगा वह ताप बिंदु या वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। जैसे प्यारे बच्चे आपसे पूछे क्वथनांक, तो जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जल का जो वह निश्चित ताप है 100 डिग्री, जिस पर जल किसमें बदल जाता है, वाष्प बदल जाएगा, जल वाष्प में बदलेगा नहीं। तो ये जल के लिए जो 100 डिग्री सेल्सियस वो क्या हो जाएगा, आपका क्वथनांक हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरह से आपने पढ़ा होगा कि जो बिंदु होता है ताप बिंदु, 3 प्रकार से आपने पढ़ा होगा। एक होता है आपका क्वथनांक जो अभी आपको बताए, एक हिमांक होता है और एक गलनांक होता है। अब गलनांक किसको बोलते हैं, तो गलनांक किसको बोला जाता है, तो वह ताप बिंदु, वह तापमान जिस पर कोई ठोस किसमें परिवर्तित हो जाए, द्रव में, तो उसे गलनांक बोला जाता है। और वही वह ताप बिंदु जिस पर कोई द्रव किसमें बदल जाए, गैस में, तो उसको बोलेंगे क्वथनांक। और जब द्रव से कोई किसमें बदल जाएगा, वह ताप बिंदु जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाए, उसे हिमांक कहा जाता है। समझ गए ना। ये चीज है बच्चे, तो ध्यान रखेंगे। तो क्वथनांक के यहाँ डिफिनेशन भी आपका लिखा हुआ है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। पता है ना अभी आपको कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव किसमें परिवर्तित हो जाए, गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है, क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक उन्नयन का मतलब अब क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे नहीं। तो क्वथनांक उन्नयन का मतलब क्या होता है कि जब किसी विलायक में विलेय मिला दी जाती है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्वथनांक बढ़ जाता है, उसे क्वथनांक के क्या कहा जाता है, उन्नयन कहते हैं। अब यहाँ समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चे हम लोग। एक इस तरह से आप पात्र लिए, नहीं यहीं पर बताते हैं आपको, इस तरह से एक पात्र लिए हम लोग, नहीं। अब इस पात्र के अंदर एक क्या डाल दिए, शुद्ध विलायक। क्या डाल दिए, शुद्ध विलायक डाल दिए प्यारे बच्चे, नहीं। अब इसके अंदर शुद्ध विलायक को डाल करके इसे क्या करेंगे, जैसे मान लो जले ले लिए हम लोग, क्या ले लिए, जल। अब ये जल ले करके इसे हम लोग नीचे से उष्मा देना शुरू किए, तो जैसे ही इसमें आपका जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, जल। विलायक रूप में किसको लिए, विलायक के रूप में जल को ले लिए। किसको ले लिए बच्चे, जल। विलायक के रूप में किसको ले लिए, जल को। अब जैसे ही जल को हम लोग गर्म करते गए, अरे जल का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल किसमें बदल गया, जलवाष्प में। किसमें बदल गया प्यारे बच्चे, जलवाष्प बदलने लगेगा, भाप बनने लगेगा, और वो भाप खाली स्थान में ऊपर की ओर आना शुरू कर देंगे, नहीं इस तरह से ऊपर आने लगेंगे, बर्तन से आपका पानी से ऊपर आने लगेंगे। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि जो जल का क्वथनांक होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चे, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब जैसे ही इस जल के अंदर कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, जैसे नमक, चीनी, कुछ भी मिला देंगे, तो इसका तापमान अब क्वथनांक 100 डिग्री से बढ़ जाएगा। 100 डिग्री पर जल उबलेगा नहीं, गैस में नहीं बदलेगा, इसके लिए तापमान और बढ़ाना होगा। इसका आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपके घर में खाना बनता है, अब खाना बनने से पहले पानी को गर्म किया जाता है। अब गर्म करने की वजह से ही पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान, वो पानी उबलना शुरू हो जाता है। और जब पानी उबल जाता है तो फिर उसमें ऊपर से चावल डाला जाता है। चावल जानते हैं ना, खाते हैं हम लोग। तो चावल डालने के बाद पानी से जो सनसनाहट की आवाज निकल रही थी, जो भाप निकल रही थी, वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, नहीं। और फिर से हम लोग उष्मा देते जाते हैं। जब उष्मा बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ेगा, अर्थात क्वथनांक में बढ़ रहा है, क्वथनांक वृद्धि हो रहा है ना, तो आपका क्वथनांक बढ़ने के कारण तापमान बढ़ने के बाद वो चावल पकता और पानी फिर से वाष्प बदलना शुरू हो जाता है। तो लेकिन अब जल को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए तो जलवाष्प बदल गया, लेकिन इसमें जैसे ही कोई आपका अवाष्पशील विलेय मिला दिए, क्या मिला दिए, अवाष्पशील विलेय। कैसा विलेय, कोई भी विलेय हो, अवाष्प कोई भी विलेय पदार्थ हो, तो विलेय पदार्थ मिलाने के बाद इसकी क्वथनांक बढ़ जाएगा।
अब ये वाष्प बदलेगा कब, 120 हो सकता है 120 डिग्री सेल्सियस पर, हो सकता है 130 डिग्री सेल्सियस पर, या हो सकता है 135 डिग्री सेल्सियस पर। तो यार तापमान 100 डिग्री से बढ़ गया ना, मतलब इसका क्वथनांक बढ़ गया, क्वथनांक वृद्धि हुआ। तो क्वथनांक में जितना वृद्धि हुआ, यही वृद्धि को बोला जाता है प्यारे बच्चे क्या, क्वथनांक के उन्नयन। क्या बोलते हैं, क्वथनांक के उन्नयन कहा जाता है। और क्वथनांक के उन्नयन को किससे सूचित करते हैं, तो डेल्टा टीवी से। याद रखेंगे इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा टीवी। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है क्वथनांक उन्नयन को, डेल्टा टीवी से किया जाता है प्यारे बच्चे। समझ गए ना, ये चीज था हम लोग का 6ठा नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर प्रासरणी दाब, प्रसारणी दाब, प्रसारणी दाब को परिभाषित करें। अब प्रसारणी दाब क्या होता है, तो प्रसारणी दाब का मतलब यहाँ पर हम लोग पहले एक डायग्राम लेते हैं और वो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चे। नहीं, चलिए यहाँ पर एक डायग्राम ले लेंगे हम लोग। चलिए एक डायग्राम ले ली हम लोग और चलिए एक चलिए चलिए ये हो गया आपका, एक मिनट। चलिए यहाँ पर एक पिस्टन लगा देते हैं। चलिए अभी हम लोग डायग्राम बना रहे थे। नहीं, इसमें क्या है प्यारे बच्चे, आपका एक तरफ भरा हुआ है, मान लीजिए एक आपका एक तरफ शुद्ध विलायक है। क्या है, शुद्ध विलायक। इधर आपका शुद्ध विलायक भरा हुआ है, शुद्ध विलायक है। नहीं, यहाँ पर शुद्ध विलायक इस तरह से भरा हुआ है। चलिए ये आपका शुद्ध विलायक भरा हुआ है, नहीं यहाँ पर इस तरह से, और इस साइड में आपका भर दिए विलयन, इस तरफ क्या भरा हुआ है, विलयन। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको बताना है यहाँ पर
एक आपका विलयन और एक क्या है, विलायक। इसमें आपको और एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्थात इसे कहा जाता है, चलिए इसे बोलते हैं एसपीएम। इसे क्या बोला जाता है, एसपीएम। एसपीएम के अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चे कि ये आपका विलायक है, इधर क्या है, विलायक, वाष्पशील विलायक है। अब ये विलायक और इधर में आपका क्या भरा हुआ है, विलयन। अब आपसे बताना, पूछना है प्यारे बच्चे कि विलायक और विलयन किसमें वाष्प दाब ज्यादा होगा, विलायक में होगा या विलयन में होगा? आपको बताना है, बताएंगे विलायक और विलयन किसमें वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विलायक है इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा और विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो विलेय का कण है प्यारे बच्चे आपका, नहीं किसका कण, नहीं विलेय का, चलिए तो विलेय के जो कण है बच्चे वो आपका किधर की तरफ गति करना शुरू करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलयन की तरफ गति करेंगे, नहीं। और एसपीएम जो अर्धपारगम्य झिल्ली है विलायक के अणुओं को जाने देता है, नहीं, परंतु विलेय के अणु को, विलेय के कण को रोक देता है। तो अब विलायक के वाष्प दाब ज्यादा होने के कारण, वाष्प दाब ज्यादा होने के कारण ये विलायक का जो कण है किधर की ओर जा रहे हैं, विलयन। और विलयन में जो बचे आपका वाष्प दाब है वो विलयन का वाष्प दाब कम है, किसकी अपेक्षा, आपका विलायक की अपेक्षा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये पिस्टन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है आपका, पिस्टन है, नहीं, इसे याद रखेंगे, क्या है आपका, पिस्टन है प्यारे बच्चे। अब पिस्टन के ऊपर क्या किया जाता है, बाहर से बल आरोपित किया जाता है, बाह्य बल, कौन सा बल, बाह्य बल आरोपित होता है। क्या होता है बच्चे, बाह्य बल आरोपित किया जाता है, किसके ऊपर, विलयन के ऊपर, किसके लिए, इसका दाब बढ़ाने के लिए, नहीं। तो अब यहाँ पर प्रासारणी दाब को हम लोग समझेंगे, सिंपल आप डायग्राम समझ के, एक तरफ विलायक एक तरफ विलयन है, ये विलायक का वाष्प दाब ज्यादा, विलयन का वाष्प दाब कम, और विलायक के कण जो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन की तरफ जा रहे हैं, नहीं। तो अब इस स्थिति में क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि विलायक की कण इधर ही रह जाए, विलयक का भी कण उधर ही रह जाए, तो इसके लिए दोनों का वाष्प दाब बराबर करना होगा। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर विलयन के ऊपर बाह्य बल आरोपित किया जाता है, बाहर से बल लगाया जाता है पिस्टन की सहायता से, और जब तक बल लगाया जाता है तब तक कि विलयन और विलायक दोनों का वाष्प दाब बराबर न हो जाए। और आपको जितना बल लगाने के बाद, नहीं, विलयन और विलायक का दोनों का वाष्प अगर समान हो जाए, बराबर हो जाए, तब प्यारे बच्चे क्या होता है, इसी बल को बोला जाता है प्रासारणी दाब। क्या बोला जाता है, प्रासारणी दाब कहा जाता है। सिंपल सा है कि विलयन पर आरोपित होने वाला, नहीं, विलयन पर आरोपित होने वाला या विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिससे विलयन और विलायक, विलयन और विलायक दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाए, समान हो जाए, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रासारणी दाब कहते हैं। बहुत आसान है कि जब आप बाहर से आप बल आरोपित करेंगे विलयन पर, तो जितना बल आरोपित करेंगे, नहीं, और कब तक बल आरोपित करना है, जब तक विलयन और विलायक के वाष्प दाब बराबर न हो जाए। अब जैसी दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाएगा, जितना बल लगाने के बाद, वही बल आपका क्या कहलाएगा, प्रासारणी दाब। क्या, सॉरी, दाब, वही दाब क्या कहलाएगा आपका, प्रासारणी दाब कहलाएगा, बल नहीं, प्रासारणी दाब बोलेंगे यहाँ पर हम लोग। समझ गए ना प्यारे बच्चे, चलिए। और इसका फार्मूला क्या होता है, प्रसारणी दाब को सूचित किया जाता है प्यारे बच्चे किससे, पाई से, नहीं, पाई बराबर होता है CRT। अब यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा सर पाई क्या है, तो जहां लिख सकते हम लोग, जहां पाई क्या है आपका, पाई प्रासारणी दाब, प्रासारणी दाब होता है, नहीं, प्रासारणी दाब। और C क्या होता है सर, तो सांद्रण, क्या होता है, सांद्रण। विलयन का क्या होता है प्यारे बच्चे,
विलयन का सांद्रण होता है या सांद्रता बोल सकते हैं। नहीं, आर क्या है सर? तो आर आपका गैस नियतांक है। आर क्या है? गैस नियतांक है प्यारे बच्चे। और टी तो आप जान ही रहे हैं बहुत पहले से, टी आपका क्या है? तापमान है। टी क्या है बच्चे? तापमान है। तो इस तरह से हम लोग प्रासरणी दाब को परिभाषित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन नियम की क्या करना है? व्याख्या करना है। राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब के जो सापेक्ष अवनमन है उस अवनमन की नियम को व्याख्या करना है। तो अब यहाँ पर आपको प्यारे बच्चे सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि जो राउल्ट थे, नहीं, राउल्ट को रॉयल भी बोला जाता है। राउल्ट को क्या बोलते हैं? रॉयल भी बोलते हैं। तो राउल्ट ने क्या किया था 1881 में? कब प्यारे बच्चे? 1881 में। 1881 में इन्होंने क्या किया था? वाष्प दाब के, नहीं, आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब के, किसके प्यारे बच्चे? वाष्प दाब के आपेक्षिक, नहीं, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन तथा या एवं विलय की जो सांद्रण होता है, विलय की सांद्रण के संबंध में, सांद्रण के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था। क्या किया था? एक नियम प्रतिपादित किया था, यानी प्रतिपादन किया था, नहीं, पादन किया था। और इसी नियम को बोला जाता है राउल्ट का नियम। किसका नियम बोलते हैं प्यारे बच्चे? राउल्ट का नियम बोला जाता है। तो 1881 में राउल्ट नामक वैज्ञानिकों ने वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन तथा विलय की सांद्रण के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था, एक नियम प्रस्तुत किया। उसी को क्या बोलते हैं? राउल्ट के नियम। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 1881 में राउल्ट ने वाष्प दाब के अवनमन और विलय के सांद्रण के संबंध में एक नियम को प्रतिपादित किया, जिसे कहा जाता है राउल्ट के नियम कहते हैं। और इन्होंने इस नियम में क्या बताया कि इस नियम के अनुसार किसी तनु विलयन, कौन सी विलयन? तनु विलयन। अब तनु विलयन का मतलब क्या होता है सर? तो वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो? अल्प हो, सूक्ष्म हो, बहुत कम हो, तो उसे बोला जाता है तनु विलयन। और जिस विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा हो उसे सांद्र विलयन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग तनु विलयन देखेंगे। तनु विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी बराबर होता है। जो भी वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन होगा विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। मोल प्रभाज के क्या होगा? आपका समानुपाती होगा, जो विलय की सांद्रण के रूप में। नहीं, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पर इसके लिए क्या आपका समीकरण बन सकता है? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, क्या आपका, ये समझ गए, इसको मिटा देते हैं। नहीं, चलिए, तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बोले उसको लिखते हैं हम लोग कि जो आप विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, तो यहाँ लिखेंगे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, इसको हम लोग लिखते हैं एक फार्मूला के रूप में। यहाँ पर P नॉट माइनस PS बटा क्या होता है? PS बराबर, ये हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती। तो विलय के मोल प्रभाज को लिखते हैं N बटा N प्लस क्या होता है? N होता है प्यारे बच्चे। यही आपका इस नियम के लिए क्या हो जाता है? फॉर्मूला। समझ गए ना? अब जहां आपसे पूछे इसमें क्या है, तो P नोट आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS आपका है विलयन का वाष्प दाब, N क्या है? विलय की मोलों की संख्या, कैपिटल M है विलायक की मोलों की संख्या। समझ गए नहीं? ये चीज यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप अगर लिखना चाहें तो। चलिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? जहां P
पी नॉट माइनस पी एस, अगर इसकी केवल बात कही जाए तो ये आपका क्या है, वाष्प दाब के अनमन, वाष्प दाब के क्या है, अनमन, क्या है प्यारे बच्चे, अनमन। अगर ये पूरे की बात कही जाए पी नॉट माइनस पी एस बटा पी एस, ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो ये आपका है वाष्प दाब के आपेक्षिक अनमन, वाष्प दाब के आपेक्षिक अनमन, आपेक्षिक अनमन, अनमन नहीं अनमन। इसके बाद n बटा n प्लस n जो आपका है प्यारे बच्चे, n बटा n प्लस n, ये क्या है आपका विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज यानी मोलंश है प्यारे बच्चे, नहीं मोल प्रभाज, समझ गए ना। यही हम लोग का था राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष अनमन नियम की व्याख्या। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, फुल्स में फुल मार्क्स आपको मिलेगा, समझ गए ना। अगर 2 मार्क्स का रहेगा तो आप केवल यहाँ से आंसर दे देंगे, अगर आपका ज्यादा मार्क्स का है तो इस सब आप लिख देंगे तो और अच्छे तरीके से आपको मार्क्स देंगे, समझ गए ना। तो नंबर के अनुसार हम लोग को आंसर लिखना रहता है प्यारे बच्चे, समझ गए ना ये चीजें। अगर 5 नंबर का पूछे तो इसमें और हम लोग डिटेल्स दे देंगे, समझ गए ना। लेकिन अगर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे 2 नंबर का तो इतना काफी है 2 नंबर के लिए, समझ गए ना ये चीज। चलिए तब आगे चलिए अब हम लोग 9वें क्वेश्चन की तरफ। नहीं 9वां क्वेश्चन क्या करे, प्रासरण एवं विसरण, नहीं प्रासरण एवं विसरण में क्या अंतर है। तो प्रासरण एवं विसरण जो होता है प्यारे बच्चे, प्रासरण वह क्रिया है जो किसी एक निश्चित दिशा में होती है, परंतु विसरण आपका विसरण का कोई निश्चित दिशा नहीं होते, विसरण कोई भी दिशा में हो सकती है, नहीं हो सकता है। चलिए तो अब प्रासरण यहाँ पर दिया, प्रासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। प्रासरण के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, नहीं तो प्रासरण की क्रिया नहीं होगी। और अर्धपारगम्य झिल्ली को क्या बोलते हैं, एसपीएम कहा जाता है प्यारे बच्चे। अब एसपीएम क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब वे झिल्ली या वे पदार्थ जो विलायक के अणुओं को, विलायक के कणों को जाने देता है परंतु विलेय के कण को रोक देता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं प्यारे बच्चे, समझ गए ना। चलिए अब विसरण में देखते हैं हम लोग। विसरण में क्या है कि विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं है। क्या हो नहीं रहने के लिए, एसपीएम रहे कि ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विसरण ऐसी आपका चारों दिशाओं में होता है, नहीं बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के, बिना अर्धपारगम्य झिल्ली का होता है प्यारे बच्चे, नहीं। चलिए आगे दूसरा कह रहा, प्रासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं। अब यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रासरण क्रिया के अंदर केवल किसके कण, विलायक के, किसके कण प्यारे बच्चे, विलायक, विलायक के कण केवल एक दिशा में क्या होते हैं, विसरित, यानी एक निश्चित दिशा होता है ना। और उसमें भी केवल कौन आपका, विलायक के कण, नहीं विलेय के नहीं। लेकिन विसरण में विलेय तथा विलायक, विसरण के अंदर दोनों का कण हो सकता है, विलेय का भी विलायक, दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विस्तृत हो सकते हैं, कोई भी दिशा में विस्तृत हो सकते हैं, फैल सकते हैं, जा सकते हैं, गति कर सकते हैं, समझ गए ना। लेकिन प्रासरण के अंदर केवल विलायक के कण एक दिशा में विस्तृत होते हैं, परंतु विसरण में विलेय व विलायक दोनों के कण किसी भी दिशा में, प्रत्येक दिशा में विस्तृत हो सकते हैं। अब तीसरा क्या करे, प्रासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। यहाँ पर अवस्था लिखा के ये नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका गलत टाइपिंग है, नहीं इसको दोबारा आ गया है, तो इसे नहीं लिखना है प्यारे बच्चे, आपको एक अवस्था दिख रहा है उसी को लिखना है केवल, नहीं। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग का है कि ये जो आपका क्या दिया हुआ है, नहीं अवस्था, तो प्रासरण में, प्रासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में होता है। लेकिन विसरण ठोस में भी होगा, द्रव में भी, गैस में भी, किसी अवस्था में होता है। यानी विसरण जो होता है वो किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो ठोस में हो, द्रव में हो या
गैस में, परंतु प्रासरण जो होता है प्यारे बच्चे केवल एक द्रव अवस्था में होता है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का हेनरी के नियम। किसके नियम प्यारे बच्चे? हेनरी के नियम। अब हेनरी के नियम क्या कहता है? हेनरी के नियम बताते हैं प्यारे बच्चे क्या, कि जब भी कोई आपका द्रव के अंदर, किसके अंदर प्यारे बच्चे? द्रव के अंदर। किसके अंदर? द्रव नहीं, द्रव के अंदर। किसके अंदर? द्रव के अंदर नहीं, द्रव पदार्थ के अंदर। जैसे इसमें कोई हम लोग द्रव भर दिए हैं नहीं, अब इस द्रव में क्या करना है बच्चे? हम लोग को किसी गैस को घोलना है। किसको घोलना है? किसी गैस को। जैसे मान लीजिए O2 को ही घोलना है इसके अंदर। इसमें किसको घोलना है? O2 को घोलना है। तो इसके लिए क्या करना हो? ये आपका विलायक है। क्या है बच्चे? विलायक यानी द्रव। क्या है? विलायक। कौन सा विलायक आपका? द्रव है। कौन सा है? द्रव नहीं। अब ये द्रव है और इसका तापमान स्थिर है। ताप क्या है बच्चे? स्थिर है। स्थिर ताप आपका है नहीं, स्थिर ताप पर द्रव में किसी गैस को घोलने के लिए, किसी गैस या किसी गैस की जो विलेयता होता है उसी को बोलते हैं हम लोग। विलेयता जो होता है इस पर जो दाब लगेगा उसके समानुपाती होता है। यही बताता आपका कौन है? हेनरी के नियम। हेनरी के नियम क्या बताता है कि किसी द्रव में गैस को घोलने के लिए जो आप दाब आरोपित करेंगे, जो दाब लगाएंगे, वो दाब जो है गैस की विलेयता के समानुपाती होता है। यानी गैस की विलेयता जो होगा दाब के समानुपाती होता है। समझ गए ना ये चीज? इसमें बच्चे जितना आपको घोलना है उतना ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा, और जितना दाब लगाएंगे उतना ही ज्यादा गैस द्रव के अंदर क्या होगा? विलय होगा, अर्थात उतना ही ज्यादा गैस द्रव के अंदर क्या हो पाएगा? आपका घुल पाएगा। समझ गए ना प्यारे बच्चे? तो यही कहना चाहते हैं हेनरी कि इस नियम के अनुसार नहीं, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप, ताप क्या होना चाहिए? स्थिर। स्थिर ताप पर किसी गैस की, किसमें? द्रव में जो विलेयता दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी बराबर होता है। क्या होता है बच्चे? बराबर होता है नहीं। तो यहाँ लिख सकते हम लोग क्या, कि जो दाब होता है वो विलेयता के क्या होता है? समानुपाती होता है प्यारे बच्चे नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि जो दाब होता है वो विलेयता के क्या होता है? समानुपात। यहाँ लिखेंगे विलेयता। क्या लिखेंगे? विलेयता नहीं, समानुपाती होता है। किसके? दाब के। और विलेयता यानी विलेय की मात्रा समानुपाती होगा प्रेशर दाब के। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर आएगा, और एक नियतांक आता है KH इंटू आपका क्या हो जाएगा? P। जहां लिख सकते हम लोग, जहां M क्या है प्यारे बच्चे? विलेय की मात्रा। M क्या है आपका? विलेय की मात्रा नहीं, विलेय की मात्रा। और P क्या है सर? P आपका है दाब। P क्या है? दाब नहीं। और KH क्या है सर? हेनरी ने बताया, हेनरी नियतांक किसे बोलेंगे हम लोग नहीं। KH आपका क्या है प्यारे बच्चे? हेनरी नियतांक। कौन सा नियतांक है? हेनरी नियतांक। कौन सा नियतांक है? हेनरी नियतांक है। आप ध्यान से समझेंगे नहीं, ये चीज लिख दिए। अब अगर आपसे पूछ दे इसी में कि आप हेनरी के सीमाएं लिखिए, तो हेनरी के सीमाएं क्या? हेनरी के नियम की अगर सीमाएं पूछ दे आपसे, क्या पूछ दे प्यारे बच्चे? सीमाएं नहीं, क्या पूछे? सीमाएं पूछे, तो आप सीमाएं क्या लिखेंगे? तो सीमाएं आप लिखेंगे कि यह नियम किस पर लागू होता है बच्चे? तनु विलयन पर। किस पर लागू होता है? तनु विलयन पर नहीं। तो लिखेंगे हम लोग यह नियम नहीं, या फिर लिख सकते हेनरी के नियम। हेनरी के नियम, नियम कौन सी विलयन पर? तनु विलयन। तनु विलयन। कौन से विलयन बचे? तनु विलयन पर लागू होता है। लागू होता है, यानी कि इसमें विलेय की मात्रा विलायक से कम होगा। दूसरा क्या लिख सकते हैं बच्चे? इसमें तापमान क्या होना चाहिए? स्थिर। तापमान ज्यादा भी बोल सकते नहीं, इसमें ताप अधिक होना चाहिए। ताप क्या होना चाहिए बच्चे? अधिक। ताप अधिक होना चाहिए नहीं, होना चाहिए।
और क्या, तो तीसरा में लिखेंगे कि दाब कम हो जाना, दाब इसमें ताप ज्यादा और दाब क्या होना चाहिए, कम, दाब नहीं, इसमें ताप अधिक होना चाहिए और दाब क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चे, कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और क्या होता है कि इसमें आपका तनु विलयन है तो इसमें विलय की मात्रा विलायक से कम होगा, समझ गए ना। तो यही है बच्चे आपका हेनरी के नियम, और यही हम लोग का इस चैप्टर के 10 लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग देखे नहीं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट था। अब एक क्वेश्चन आप अगर आपको देखना है तो आप देख सकते प्रीवियस ईयर में कि जो 1 से लेकर 10 क्वेश्चन पढ़े, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में, मतलब अलग अलग बोर्डों में इसमें से कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, क्वेश्चन को पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के लिए, समझ गए प्यारे बच्चे। तो आज हम लोग विलयन चैप्टर से केमिस्ट्री का जो आपका 12th क्लास के केमिस्ट्री था, उस विलयन से 10 लघुत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास किया आज, नहीं, और हमें पूरा उम्मीद है कि आप प्यारे बच्चे को बहुत अच्छी तरह से ये 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया होगा, बहुत अच्छे से इसे समझा होगा, नहीं। और फिर भी अगर आपको दिक्कत रहता है तो आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट में अपना डाउट्स लिख सकते हैं, सर ये क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं हो पाए, आप इसे फिर से बताने की कोशिश करें, नहीं, मैं फिर से उसको समझाने की अलग तरीका से, अलग अंदाज में बताने की कोशिश करूंगा, समझ गए नहीं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, नहीं, अब ये 10 क्वेश्चन जो था आपका कौन सा चैप्टर से था, विलयन से, कौन सी क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, नहीं, ये चीज। कौन सा प्रश्न था आपका, लघुत्तरीय प्रश्न, कौन सा प्रश्न था प्यारे बच्चे, लघुत्तरीय प्रश्न, नहीं, किसके लिए, आपका बोर्ड एग्जाम, आप जैक बोर्ड के लिए भी तैयारी कर सकते हैं या फिर आपका बिहार बोर्ड जो भी बोर्ड है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए 12th क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन था आपका, नहीं, बहुत मस्त क्वेश्चन था, आप एक क्वेश्चन को रिवीजन भी कर लेंगे एग्जाम के समय में, नहीं, ये वीवीआई क्वेश्चन था प्यारे बच्चे। और अब हम लोग अगले लेक्चर में इसी चैप्टर का विलयन का ही लघुत्तरीय प्रश्न की जगह पर आप कौन सा इस बार अब करेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न प्यारे बच्चे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय का मतलब होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, नहीं, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, समझ गए नहीं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ और इसी चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ। तो आप फिर इसके वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो को भी आप देखेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो है, नहीं, बहुत जरूरी है आपके लिए, समझ गए प्यारे बच्चे। और अभी से आपका अब एग्जाम का बहुत कम समय बचा है, आपको अब लापरवाही नहीं करना, पूरी अच्छी तरह से अपने एग्जाम की तैयारी करना है, नहीं। तो आप सभी विद्यार्थियों को इतने देर तक बने लेकिन बहुत दिल से धन्यवाद। अब फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसे एक बार अपने कॉपी में सभी क्वेश्चन को लिखने की प्रयास कीजिए और फिर से आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, तब तक के लिए गुड बाय।